नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश शर्मा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आज आपका फिर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अपने कोर्स कोड 1003 की यूनिट संख्या 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सब टॉपिक सेकंड की दूसरी। पिछली क्लास में अपन ने फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पढ़े थे, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, सिंपल न्यूमेरिकल्स। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि सेकंड पॉइंट है इसका, वो है कोरोजन के बारे में, कि कोरोजन की डेफिनेशन और कोरोजन की टाइप्स के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोरोजन की डेफिनेशन की बात करेंगे। कोरोजन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में होगा धातुओं एवं मिश्र धातुओं के पृष्ठों का जल, वायु एवं अन्य वायुमंडलीय ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है बच्चों, संक्षारण का सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें तो संक्षारण एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है जिसमें धातुओं एवं मिश्र धातुओं की सतह वायुमंडलीय कारकों द्वारा, मैंने यहाँ कहा था जल एवं वायु अन्य वायुमंडलीय कारकों द्वारा, ठीक है, वायुमंडलीय कारकों द्वारा धीरे धीरे विनाश या क्षय होता है। वायुमंडलीय कारकों द्वारा धातु सतह का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब संक्षारण में अपन संक्षारण को ये कह सकते हैं कि संक्षारण धातु निष्कर्षण की विपरीत क्रिया होती है। यानी कि मेटलर्जी, जो अपना यूनिट नंबर सेकंड है, उसमें मेटलर्जी के बारे में पढ़ा था अपन ने। ठीक है बच्चों, तो मेटलर्जी से क्या होता है कि मेटलर्जी से जो धातु क्रम होता है उसमें क्या होता है कि जो खनिज अयस्क होते हैं उनसे प्योर मेटल प्राप्त की जाती है। अब कोरोजन में क्या होता है, संक्षारण में क्या होता है, जो प्योर मेटल है वो वायुमंडलीय कारकों द्वारा, वायुमंडलीय फैक्टर्स जो हैं जैसे नमी है, जल है, और कुछ इम्प्योरिटीज है जो है वायुमंडल में उपस्थित रहती है, उनके द्वारा मेटल सरफेस रिएक्शन करके पुनः वापस अपघटित होती है, तो उस क्रिया को कहते हैं अपन संक्षारण। तो अपन ये कह सकते हैं कि संक्षारण की जो प्रक्रिया है वो धातु निष्कर्ष के विपरीत अभिक्रिया है। धातुओं का अपने वातावरण के रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक प्रभाव द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अभी इसमें केमिकल प्रोसेस होगा तो इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि धातुओं का अपने वातावरण के रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक प्रभाव द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो अपन सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये होगा, सिंपलेस्ट डेफिनेशन होगी धात्विक एवं मिश्र धात्विक पदार्थ लगातार वायुमंडल के संपर्क में रहते हुए वायुमंडलीय भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा प्रभावित होकर नष्ट होते रहते हैं। धातुओं का ये नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। अब संक्षारण की अगर अपन सिंपल उसमें एक रिएक्शन लिखे, संक्षारण की रिएक्शन लिखे तो इसमें क्या होगा, संक्षारण की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, अपना जो धातु है, धातु प्लस वायुमंडलीय कारक कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, तो अपन यहाँ लिखते हैं वायुमंडलीय कारक, और ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, संक्षारित उत्पाद, और ये क्रिया क्या कहलाएगी, संक्षारण। ठीक है, तो संक्षारण की डेफिनेशन पूछे तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो इसकी जो संक्षारण की जो सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो धातुओं एवं मिश्र धातुओं की सतह लगातार वायुमंडलीय कारकों से क्रिया कर अपघटित होती रहती है, तो धातुओं की यह अपघटन की क्रिया या अपघटित होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। और एक इक्वेशन के रूप में कह सकते हैं मेटल या एलॉय भी कह सकते हैं, क्योंकि एलॉय भी यूज लेते हैं अपन। तो मेटल प्लस एटमॉस्फेरिक फैक्टर वायुमंडलीय कारक कोरोजन होगा, संक्षारण होगा, और संक्षारित उत्पाद में
परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसकी सिंपलेस्ट इसके कुछ एग्जांपल्स लें तो लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन का एग्जांपल है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, बेसिक कार्बोनेट पर हरी परत बनना, जो कार्बोनेट्स होते हैं उन पे जब जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी से नमी से रिएक्शन करते हैं तो ग्रीन कलर की एक लेयर का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम अथवा टिन की क्लोरीन गैस से क्रिया करना, जो मैग्नीशियम और टिन मेटल है वो क्लोरीन से क्रिया करके उसमें क्या होता है, पिटिंग कोरोजन, उसमें हल्के हल्के गड्ढे पड़ने लगते हैं, तो उसका वो भी एक तरह से कोरोजन होता है। ठीक है, तो कोरोजन की डेफिनेशन अगर पूछे तो डेफिनेशन में सिंपल सा अपने को लिखना है कि धातु एवं मिश्र धातुओं की सतहों का वायुमंडलीय कारकों की से क्रिया कर अपघटित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। और संक्षारण को अपन मेटलर्जी के अपोजिट स्टेप भी कह सकते हैं। मेटलर्जी के अपोजिट स्टेप क्यों कहते हैं, विपरीत क्रिया क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि मेटलर्जी जो धातु क्रम होता है उसमें अपने खनिज पदार्थों से प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है, और संक्षारण में क्या होता है, प्योर मेटल से वो अपघटित होकर उसके अपघटित उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन संक्षारण के कारण। संक्षारण का क्या कारण है? मैंने कहना है संक्षारण की क्रिया के द्वारा धातुएं अपने मूल अयस्कों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। कॉजेज ऑफ कोरोजन में अपन बात करेंगे। कॉजेज ऑफ कोरोजन में अगर अपन बात करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि प्रकृति में अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड। देखो इस पॉइंट की बात करें अपन, क्या क्या रीजन हो सकते हैं कोरोजन के? सल्फाइड, सिलिकेट आदि के रूपों में पाई जाती है। प्योर मेटल बहुत कम होती है, वो किसी न किसी कंपाउंड के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिन्हें अयस्क तथा खनिज कहा जाता है। ये यौगिक अपनी ऊष्म गतिकीय स्थायी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अत्यधिक ऊर्जा व्यय करने के पश्चात इन अयस्कों से, जो मेटलर्जी वाला स्टेप था उसके बारे में बात करें, अत्यधिक ऊर्जा व्यय के पश्चात इन अयस्कों से धातुएं प्राप्त की जाती है। जबकि संक्षारण की क्रिया में धातुएं अपने मूल अयस्कों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो रॉ मटेरियल है उससे प्योर मेटल प्राप्त करना वो मेटलर्जी, और जो प्योर मेटल से वापस मिनरल्स या फिर रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण दो प्रकार से हो सकता है, वायुमंडलीय कारकों के द्वारा संक्षारण और निमज्जित संक्षारण। कोरोजन दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ कोरोजन की बात करेंगे अपन। टाइप ऑफ कोरोजन दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ कोरोजन वायुमंडलीय संक्षारण और निमज्जित संक्षारण। वायुमंडलीय संक्षारण की बात करेंगे तो वायुमंडलीय संक्षारण में धातु का सीधे गैस तथा नमी से संपर्क होने के कारण होता है। इस प्रकार के संक्षारण को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रकार का है वायुमंडलीय संक्षारण और दूसरा अपना निमज्जित संक्षारण। तो वायुमंडलीय संक्षारण में धातु का सीधे गैस तथा नमी से संपर्क रहने के कारण होता है। इसको निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वो अभिक्रिया है, कोई भी मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय संक्षारण के द्वारा धातु की चमक कम हो जाती है एवं धातुओं के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो मेटेलिक लुस्टर है, जो धात्विक चमक है वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो उसके ऊपर जो मेटल है उसके ऊपर एक लेयर का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो उसके इससे क्या होगा, उसकी चमक कम हो जाती है। जैसे सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर ऑक्सीजन से क्रिया करके या फिर किसी भी इम्प्योरिटीज या एनवायरमेंटल फैक्टर से क्रिया करके वो क्या है कि थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आ जाता है उस पर, तो उससे क्या होता है, उसकी जो शाइनिंग है, उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। यहाँ पे एम मेटल को डिनोट कर रहा है, ओ ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है, और जो एम है वो धातु ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सेकंड प्रकार का अपना जो संक्षारण आता है वो आता है निमज्जित संक्षारण या इमर्ज कोरोजन। इस प्रकार का संक्षारण धातु का द्रव या जल में डूबे रहने के कारण होता है। देखो वायुमंडलीय को जो कोरोजन हो रहा था, वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक कोरोजन हो रहा था, तो वो तो क्या होता है, डायरेक्ट गैस की रिएक्शन से हो रहा था। अब इसमें क्या होता है, निमज्जित मतलब डूबी। इस प्रकार के संक्षारण में धातु का द्रव या जल में डूबे रहने के कारण होता है। निमज्जित संक्षारण निम्न
प्रकार से हो सकता है। निमज्जित जो संक्षारण यानी कि जो मेटल है वो किसी भी लिक्विड में या फिर किसी जल में डूबी उसमें इमर्ज रहेगी, उसके अंदर डिप रहेगी, जिसके कारण जो कोरोजन होगा उसको बोलेंगे अपन निमज्जित कोरोजन। ये निम्न प्रकार से हो सकता है: रासायनिक केमिकल कोरोजन, रासायनिक संक्षारण, भूमिगत संक्षारण और जलगत संक्षारण। 3 प्रकार का हो सकता है। देखो टाइप ऑफ कोरोजन की बात करेंगे तो 2 प्रकार का होता है: एटमॉस्फेरिक कोरोजन और निमज्जित कोरोजन। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कोरोजन में क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब निमज्जित कोरोजन में क्या होता है, निमज्जित संक्षारण में क्या होता है कि जो मेटल है वो किसी भी लिक्विड या फिर जल में डूबी हुई रहती है और वहां पे जो संक्षारण की क्रिया होती है उसको बोलते हैं अपन निमज्जित संक्षारण। निमज्जित संक्षारण 3 प्रकार का होता है। पहला है केमिकल कोरोजन, अंडरग्राउंड कोरोजन। तीसरा है, फर्स्ट है केमिकल कोरोजन, सेकंड है अंडरग्राउंड कोरोजन और थर्ड है अपना अंडर वाटर कोरोजन। ठीक है ना, तो प्रत्येक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिकल कोरोजन की बात करते हैं। धातु या द्रव की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक संकरण, कोई भी मेटल किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है, लिक्विड केमिकल के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे अगर कोरोजन की रिएक्शन स्टार्ट होती है, कोरोजन स्टार्ट होता है, तो उसको बोलेंगे अपन केमिकल कोरोजन। जैसे अपन आयरन की बात करें, आयरन सरफेस अगर HCl के कांटेक्ट में आती है तो वो HCl से क्या होता है, वहां पे उसमें HCl से वो रिएक्शन करने लगता है और वहां पे उसकी जो आयरन है वो रफ होने लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से केमिकल कोरोजन। अंडरग्राउंड कोरोजन इस प्रकार के संक्षारण में फेरस धातुओं का भूमिगत संरचनाओं में पाया जाता है। यानी कि जो अंडरग्राउंड, जैसे कि अपन पाइपलाइन या किसी को भी अगर मिट्टी के अंदर दबा दें तो वहां पर जो नमी उपस्थित है उसके कारण क्या होता है, जैसे कि आयरन रोड है या फिर थोड़ी आयरन रोड है, जो भी अपने पाइपलाइन है आयरन वाली, वो अंडरग्राउंड रहती है। अंडरग्राउंड रहने के बाद थोड़े दिनों के बाद उनमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहां रस्टिंग स्टार्ट क्यों हो रही, क्योंकि जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो उस मेटल सरफेस से रिएक्शन करेगी और वहां पे रस्टिंग प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगी। जब रस्टिंग प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगी तो ये कैसे है, अंडरग्राउंड हो रहा है, तो अपन इसको कह सकते हैं भूमिगत कोरोजन। ठीक है, केमिकल कोरोजन में डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन करेगा, अंडरग्राउंड में होगा, और जो अपन ने अभी बात की उससे आयरन रोड या फिर पाइपलाइन जो होती है उनमें। अब तीसरा अपना जलगत संक्षारण। इस प्रकार के संक्षारण पानी के पाइपों में, वाष्प बॉयलरों में गर्म करने के निकायों में संक्षारण जलगत संक्षारण के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि जलगत यानी कि पाइप के अंदर, किसी लोहे के पाइप के अंदर अपन पानी भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद उसमें भी रस्टिंग, अंदर की साइड में अंदर की तरफ रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, संक्षारण स्टार्ट हो जाता है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो पानी के जाने के कारण, वहां अंदर नमी नहीं थी परंतु पानी वहां फ्लो हो रहा है, तो पानी के फ्लो के कारण वहां पे रस्टिंग स्टार्ट होती है, तो उसको बोलेंगे अपन जलगत कोरोजन। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ अपन ने कोरोजन की डेफिनेशन की बात की। कोरोजन की डेफिनेशन क्या होता है, फिर संक्षारण कितने प्रकार से कैसे हो सकता है, तो 2 प्रकार से होता है: एटमॉस्फेरिक कोरोजन और निमज्जित कोरोजन। एटमॉस्फेरिक डायरेक्ट ऑक्सीजन से मेटल सरफेस रिएक्शन करती है, और निमज्जित कोरोजन में, निमज्जित संक्षारण में, इमर्ज कोरोजन में क्या होता है कि वो डूबे हुए रहते हैं या फिर अंडरग्राउंड रहती है। तो ये उसकी कंपोजिशन के आधार पर 3 प्रकार का होता है: केमिकल कोरोजन, अंडरग्राउंड कोरोजन और अंडर वाटर कोरोजन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कोरोजन। कौन कौन सी थ्योरीज है जो उसको एक्सप्लेन करती है, थ्योरीज ऑफ कोरोजन, कोरोजन के सिद्धांत। तो मेनली अपन 3 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। पहला सिद्धांत है डायरेक्ट केमिकल कोरोजन, प्रत्यक्ष रासायनिक क्रिया सिद्धांत। डायरेक्ट केमिकल कोरोजन या फिर इसको कह सकते हैं अपन प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है अपना वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन थ्योरी, वैद्युत रासायनिक संक्षारण का सिद्धांत। ठीक है, और तीसरा अपना एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन, अम्ल द्वारा संक्षारण का सिद्धांत। तो प्रत्येक सिद्धांत के बारे में अपन एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन डायरेक्ट केमिकल कोरोजन थ्योरी। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट केमिकल कोरोजन थ्योरी, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत। अब बात करेंगे पहले सिद्धांत की, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत। प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत का मतलब डायरेक्ट केमिकल कोरोजन थ्योरी। यह सिद्धांत सूक्ष्म संक्षारण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मॉइस्चर नहीं होती, तो इसको ड्राई कोरोजन थ्योरी भी कहते हैं।
ये सूक्ष्म संक्षारण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब धातुओं की रासायनिक क्रिया जब धातुएं रासायनिक क्रिया द्वारा संक्षारित होती है तो एक अघुलनशील अथवा घुलनशील धातु ऑक्साइड की परत बनाती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसको ड्राई शुष्क सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो डायरेक्ट केमिकल थ्योरी है उसको शुष्क सिद्धांत भी कहते हैं। शुष्क सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मॉइस्चर नहीं बनती। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो मेटल सरफेस है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड लेयर का उस पर निर्माण करती है। अब ये ऑक्साइड दो प्रकार का हो सकता है, घुलनशील भी हो सकता है और अघुलनशील भी हो सकता है। रासायनिक संक्षारण तीन प्रकार का हो सकता है। आगे इसके आधार पर रासायनिक संक्षारण तीन प्रकार का होता है। पहला ऑक्सीकरण के द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन, गैसों के द्वारा और द्रवों के द्वारा। जो डायरेक्ट केमिकल थ्योरी है वो तीन भागों में डिवाइड की गई है। ऑक्सीडेशन कोरोजन, बाय गैसेस कोरोजन और लिक्विड कोरोजन बाय लिक्विड। तो तीन भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन कोरोजन की, यानी कि ऑक्सीकरण संक्षारण की। इस प्रकार का संक्षारण नमी की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार का संक्षारण नमी की अनुपस्थिति में होता है। उपस्थिति में नहीं, ड्राई कोरोजन कह रहे हैं इसलिए अनुपस्थिति में होगा, उपस्थिति में कभी भी नहीं होगा। ठीक है। ड्राई कोरोजन तो अनुपस्थिति में होता है। इसमें धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। देखो मैंने बताया था जो मेटल है ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। मेटल प्लस ऑक्सीजन तो किस में कन्वर्ट होता है? धात्विक ऑक्साइड में। अब धात्विक ऑक्साइड जो जैसे अपना ये मेटल है कोई भी, अब धात्विक ऑक्साइड पे क्या होता है, जब वो ये मेटल है इस पे अगर धात्विक ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, कोई भी लेयर जम जाएगी, तो क्या होगा कि डायरेक्ट जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो मेटल से कांटेक्ट कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? देखो इसको ऐसे समझते हैं अपन। देखो ये मेटल सरफेस है कोई अपनी, ठीक है ना। अब मेटल सरफेस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होगा, उसमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, तो उस पर एक लेयर बनाएगा। तो वो लेयर मान लो ये है। अब ये जो रेड कलर की वो मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो मेटल था, इसके नीचे जो मेटल है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ का मेटल एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में है। तो क्या होता है, यहाँ का जो मेटल है जो इस लेयर के बाहर जो लेयर से कवर नहीं है, वो तो क्या है कि एटमॉस्फेयर से वापस रिएक्शन करेगा। इसी प्रकार की लेयर यहाँ पे भी निर्माण कर ले। पर जब ये लेयर पूरे पे बन जाएगी, ऑक्साइड की लेयर जब पूरे पे बन जाएगी, तो क्या होगा, ये पूरे को कवर कर लेगी। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट रिएक्शन मेटल से नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बन गई वो उसको रोक देती है। तो जो मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है वो एक बार तो कोरोजन होता है, परंतु फिर उसको फर्दर आगे कोरोजन को वो रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि जो मेटल है, मेटल का डायरेक्ट ऑक्सीजन से कनेक्शन वो काट देती है। ठीक है। तो इसमें ये धातु ऑक्साइड एक परत अवरोधक का कार्य करती है, जिससे धातु संक्षारण आगे नहीं हो पाता। ठीक है ना। आगे संक्षारण कंटिन्यू नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि वो मेटल का डायरेक्ट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे कांटेक्ट वो तोड़ देती है। ठीक है। धातु ऑक्साइड की परत स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, वाष्पशील हो सकती है अथवा छिद्रित हो सकती है। ठीक है। धातु ऑक्साइड जो लेयर बन रही है वो तीन प्रकार की हो सकती है, स्थायी भी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है, वाष्पशील भी हो सकती है और छिद्रित भी हो सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे स्थायी ऑक्साइड की। स्थायी ऑक्साइड की बात करेंगे तो यदि ऑक्साइड की परत सख्त छिद्र रहित व धातु से चिपकी रहने वाली होती है तो धातु का संक्षारण क्रिया को आगे तक नहीं हो पाता। जैसे एल्यूमिनियम का होता है, अपना कॉपर होता है, प्लेटिनम होता है, कॉपर होता है, टिन होता है। इन पे क्या होता है कि एक बार ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है, ऑक्साइड लेयर आ जाती है तो स्टेबल होती है, वो वहां से हटती नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मेटल पे अब मान लो ये लेयर स्टेबल है तो क्या होगा, ये यहाँ पे रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर ये यहाँ पे फिक्स रहेगी तो इसके नीचे जो मेटल है वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका संक्षारण नहीं होगा। और अगर ये अस्थायी है, अस्थायी मतलब ये बनी और हट गई, तो बनी और हट गई तो क्या होगा, अगर ये लेयर यहाँ से हट जाएगी वापस तो क्या होगा, नीचे वाले इसके नीचे जो मेटल पार्टिकल्स हैं, मेटल के अणु एटम है, वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे और डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वापस पुनः ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये ऑक्साइड अगर ये अनस्टेबल है और ये हटते जाएंगे तो अनस्टेबल वो कोरोजन कंटिन्यू बढ़ता जाएगा।
अगर स्टेबल ऑक्साइड लेयर बन रही है तो वो कोरोजन को आगे रोक देती है। ठीक है। अस्थायी परत, कुछ धातुओं पर सतह पर बनी परत अस्थायी होती है, जो अस्थायी परत पुनः ऑक्सीजन व धातु में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अस्थायी परत के अपन एग्जाम्पल लेंगे, वो होता है अपना जो गोल्ड, अपने जो ज्वेलरी का एलिमेंट्स हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन पे क्या है कि ऑक्साइड तो बनता है, ऑक्साइड लेयर तो बनती है। देखो यहाँ पे बना रखा है, ये मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मेटल वाला पार्ट नीचे, ये ऊपर वाली लेयर किसकी है? ऑक्साइड लेयर की। ये ऑक्साइड लेयर तो बनती है, परंतु क्या होता है, ये वापस अस्थायी होने के कारण ये वापस टूट जाता है मेटल और ऑक्साइड में, तो मेटल यहाँ पे रह जाएगा और ऑक्सीजन वापस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो मेटल सरफेस क्या होगा, मेटल सरफेस वापस अपना ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है। तो स्थायी हो सकती है ऑक्साइड की लेयर, अस्थायी हो सकती है और वाष्पशील हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत अपना एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन। एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन क्या कहता है? संक्षारण का अम्ल सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार संक्षारण की क्रिया अम्ल की उपस्थिति में होती है, क्योंकि धातुओं में अम्ल से क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एसिड की से रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स की। लोहे का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी से क्रिया कर संक्षारण आरंभ हो जाता है। ठीक है। तो लोहे जो कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलेंगे। जो लोहे धातु से क्रिया कर फेरस कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोनिक एसिड है बनेगा, वो क्या होगा, जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है वो क्या होगा, मेटल सरफेस से आयरन सरफेस से क्रिया करेगा और फेरस कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। आगे क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में फेरस कार्बोनेट फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जो फेरस कार्बोनेट जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिया के अंत में अम्ल पुनः उत्पन्न हो जाता है, जो कि पुनः धातु पर आक्रमण करता है। इस प्रकार संक्षारण लगातार चलता रहता है। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो एटमॉस्फेयर में CO2 और नमी जो आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर रहे हैं। एसिड से रिएक्शन होती है आयरन की, इसलिए बोलते हैं अपन ने एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन। इसी प्रकार अन्य मेटल्स की हो सकती है। अब ये क्या होता है, जो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, वो मेटल सरफेस से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरस कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है। अब ये जो फेरस कार्बोनेट बना, वो फेरस कार्बोनेट जल तथा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, यानी कि जो H2O और O2 से रिएक्शन करके, जो एटमॉस्फेयर में नमी और ऑक्सीजन दोनों है, तो उनसे रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ से कार्बोनिक एसिड पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आगे ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन रस्ट Fe2O3.XH2O, तो इसको बोलते हैं अपन रस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एसिड से रिएक्शन स्टार्ट हुई और रिएक्शन के दौरान एसिड अपने को वापस प्राप्त हो गया, तो ये जो फ्री एसिड प्राप्त हुआ, ये दूसरे आयरन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और उसको आगे तोड़ देगा। ठीक है बच्चों, ये दो थ्योरी होगी अपनी, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी और एसिड थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।